Question number 8. A bag contains 36 balls. There are n red balls in the bag. The rest of the balls are green. Easter takes 2 balls from the bag at random without replacement. Complete the tree diagram. तो आपके पास फर्स्ट बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी n/36, ग्रीन की 36 माइनस n/36, फिर सेकंड रेड, सेकंड ग्रीन, और इसके बाद रेड और ग्रीन की हमें लिखनी है। तो रेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पर वो होगी n/35, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, तो एक ग्रीन कम हो चुकी होगी और रेड इंटैक्ट होंगी, और टोटल में से भी हम 1 लेस कर देंगे। इसी तरह से ग्रीन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अब आपके पास 35 माइनस n डिवाइडेड बाय 35 होगा। ठीक है, यानी असल में होगा ये कि नेक्स्ट ग्रीन जो होगी ना, वो इस ग्रीन में से हम एक कम करेंगे। जब हम 1 लेस करेंगे तो बाकी 35 माइनस n बचेगा, तो ये रिमेनिंग ग्रीन होंगी, और टोटल में से भी 1 लेस कर देंगे तो वो 35 होना चाहिए। तो इस तरह ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी सेकंड टाइम में वो 35 माइनस n डिवाइडेड बाय 35 होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट ईस्टर्स फर्स्ट बॉल इज रेड एंड हर सेकंड बॉल इज ग्रीन। फर्स्ट बॉल रेड होनी चाहिए, उसके लिए प्रोबेबिलिटी n/36 बनेगी, मल्टीप्लाइड बाय सेकंड बॉल ग्रीन होनी चाहिए, उसके लिए 36 माइनस n/35 हो जाएगा। तो इस तरह हम प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे n इंटू 36 माइनस n डिवाइडेड बाय 36 इंटू 35। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट ईस्टर्स फर्स्ट बॉल इज रेड एंड हर सेकंड बॉल इज ग्रीन इज 1/7। शो दैट, और उसके बाद हमें एक इक्वेशन प्रूफ करनी है। फर्स्ट रेड और सेकंड ग्रीन बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है हमने लास्ट पार्ट में कैलकुलेट की थी, वो यहाँ पे लिख दी है। अब इस पार्ट में इन्होंने बताया कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये 1/7 के इक्वल है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बनेगा 36n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 5 6 30 और 180। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, सारी टर्म्स को दूसरी साइड में मूव कर देते हैं। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन है जो कि हमें प्रूफ करनी थी, और इसके नीचे हम लिख देंगे हेंस प्रूफ। ओके, इससे नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि सॉल्व दिस इक्वेशन एंड शो योर वर्किंग। तो इक्वेशन है n स्क्वायर माइनस 36n प्लस 180 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 30n प्लस 180 इज इक्वल टू 0। n को कॉमन कर लिया तो n माइनस 6, माइनस 30 को कॉमन कर लिया तो n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जिसका मतलब है दो फैक्टर्स बनेंगे, n माइनस 6 और n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की दो वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 30। अच्छा, अब कह रहे हैं लास्ट पार्ट में कि देयर आर मोर ग्रीन बॉल्स देन रेड बॉल्स इन द बैग। ठीक है, और ये ध्यान में रखें कि ग्रीन बॉल्स कितनी थी। ग्रीन बॉल के लिए इन्होंने कहा था कि रेड बॉल n थी और ग्रीन बॉल रिमेनिंग थी। तो अगर रेड बॉल्स को हमने n कंसिडर कर लिया और ग्रीन बॉल्स 36 माइनस n है। अब ये कह रहे हैं कि देयर आर मोर ग्रीन बॉल्स देन रेड बॉल्स। तो 36 माइनस n जो कि ग्रीन बॉल्स हैं, इट शुड बी ग्रेटर देन द रेड बॉल्स विच इज n। अब इसको देखते हुए ना हमें n की वैल्यू को सिलेक्ट करना होगा। n की हमारे पास दो वैल्यूज हो सकते हैं, n की दो वैल्यूज हो सकती हैं, 6 भी हो सकती है और 30 भी हो सकती है। अगर हम 6 सेलेक्ट करते हैं तो 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, और वहां पर 6 आ जाएगा, एंड 30 इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, लेकिन अगर हम 30 सेलेक्ट करेंगे तो 36 माइनस 30 6 हो जाएगा,
और n की वैल्यू 30 है एंड 6 इज नॉट ग्रेटर देन 30। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमें सिलेक्ट नहीं करनी और 6 वाली वैल्यू सिलेक्ट करनी है, ताकि ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ना, हम इसको यूज कर सकें, इसके मुताबिक वर्किंग कर सकें। तो देर आर मोर ग्रीन बॉल्स देन रेड बॉल्स इन द बैग, इसका मतलब है n की वैल्यू 6 हो गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईस्टर टेक्स 2 green balls. Give your answer as a fraction in its lowest term. First, green आने की probability 36 minus n upon 36 है। Second green की probability वो है 35 minus n upon 35। n की वैल्यू हमने क्या सिलेक्ट की? 6। तो हम लिखेंगे 36 minus 6, 35 minus 6 अपॉन 36 इंटू 35। तो ये बनेगा 30 इंटू 29 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 35। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 6 5 6 6 और 5 7। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे 29 अपॉन 42। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए। H is the point 52, J is the point -3 6। अच्छा देखें, जब H के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है और अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर फॉर्म करना चाहें, बनाना चाहें, तो H का पोजीशन वेक्टर OH, इसको हम कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे और ये किसके इक्वल होगा? 5 2 के। ठीक है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर ये हमारे एक्सिस हैं, यहाँ पर ओरिजिन है। अब H के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 2। इसका मतलब है हम ओरिजिन से चलेंगे और हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 यूनिट्स का कवर करेंगे और फिर यहाँ से 2 यूनिट्स हम वर्टिकल जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पर पॉइंट H आ जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स 5 2 हैं। पोजीशन वेक्टर ये होता है कि आप ओरिजिन से जब पॉइंट H को मैच करेंगे तो आपके पास एक वेक्टर बनेगा। इस वेक्टर में आपके पास, अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूंगा, तो आपके कंपोनेंट्स 5 और 2 बनेंगे। सही। तो इस तरह पॉइंट जब हमें गिवन हो तो हम उससे पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन हो। इसी तरह हमें J के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो J का अगर मैं पोजीशन वेक्टर बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा? -3 और 6। अब हमें फाइंड करना है HJ। HJ जो कि वेक्टर की फॉर्म है, अगर मैं इसको पोजीशन वेक्टर्स में चेंज करना चाहूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ द एंडिंग पॉइंट, J एंडिंग पॉइंट है ना, उसका पोजीशन वेक्टर पहले आएगा माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट, OH बाद में आएगा। सही है। जनरली आप इसको यूं याद रखें कि अगर आपके पास एक वेक्टर है AB, तो उसके पोजीशन वेक्टर्स बनेंगे OB माइनस OA से। एंडिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पहले आएगा माइनस स्टार्टिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें, हमने बस यहाँ पे वैल्यूज रखी हैं। OJ का मतलब हो गया -3 6 माइनस OH का मतलब हो गया 5 2। तो आपके पास ये बनेगा -3 -5 एंड 6 -2। तो आपके पास दो आंसर्स आ जाएंगे, -8 और 4। तो इस तरह यहाँ पे हम लिख देंगे -8 4। ये HJ का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ HJ। HJ का अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम स्क्वायर रूट में इसके जो x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करेंगे, y कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे और आंसर्स को ऐड कर देंगे। तो आपके पास 64 + 16 आ जाएगा। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट 80 + 8.94 आ रहा है। तो 8.94 हम इसका मैग्नीट्यूड शो कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ HJ। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ M।
तो हम ये करते हैं कि पहले एच के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं अपने पास। एच के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 5 2, और इसी तरह जे के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, वो है -3 और 6। इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट जिसे हम एम कह रहे हैं वो होगा एक्स कोऑर्डिनेट्स का एवरेज और कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स का एवरेज। तो आपके पास आ जाएगा 2/2 और 8/2 विच इज इक्वल टू 1,4। अच्छा, अब ये जो एम के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए ना, इसकी मदद से हम इसका पोजीशन वेक्टर भी बना सकते हैं। तो ओ एम विल बी इक्वल टू 1,4। तो यहाँ पे आंसर में लिख देंगे 1 और 4, ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज अ शेप मेड फ्रॉम 7 आइडेंटिकल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल का मतलब है कि सारी साइड्स इनकी इक्वल है, और आइडेंटिकल का मतलब है कि इनकी डायरेक्शंस भी, जो पैरेलल लाइंस है ना, वो सेम है। ओ ए, इसको इन्होंने वेक्टर पी कहा है, और ओ एफ को इन्होंने वेक्टर क्यू कहा है। अब कह रहे हैं कि फाइंड एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ पी एंड और क्यू एफ बी। एफ बी को हमें इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू एक्सप्रेस करना है। देखें, एफ से जी और जी से बी, ये दोनों डायरेक्शंस किसके पैरेलल हैं? पी के पैरेलल है। एफ जी भी पी हो जाएगा और जी बी भी पी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एफ बी इज एफ जी प्लस जी बी, और दोनों P प्लस P, तो आपके पास इसका आंसर 2P आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि हमें एफ ई फाइंड करना है। एफ ई एफ जी प्लस जी ई के इक्वल होगा। एफ जी वही P है, जी ई ये पैरेलल है और इक्वल है Q के। तो इसका मतलब है कि एफ जी की जगह हम P लिख देंगे और जी ई की जगह Q लिख देंगे। सो P प्लस Q विल बी इक्वल टू एफ ई। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि x इज अ पॉइंट ऑन एफ बी एंड एफ एक्स इज टू एक्स बी इज 3:1। देखें, एफ बी के ऊपर ना एक पॉइंट है x, और x को हम सपोज कर लेते हैं कि x का पॉइंट तो यहाँ कहीं एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है कहीं, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि एफ एक्स इज टू एक्स बी, ये 3:1 है, सही। तो इसका मतलब है एफ बी जो हमने फाइंड किया था वो 2P था ना। अगर हम उससे एफ एक्स निकालना चाहें तो एफ एक्स कितना होगा? एफ एक्स होगा, इसकी रेशो में इसका नंबर 3 है, डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द रेशो नंबर्स, जो कि कितने हैं? 4, मल्टीप्लाइड बाय एफ बी जो कि टोटल है, यानी 2P। इसका मतलब है कि ये 3/2P के इक्वल है एफ एक्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सप्रेस ओ एक्स एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ P एंड और Q। ओ एक्स का मतलब होगा कि हम ओरिजिन से x को मिलाकर जो पोजीशन वेक्टर बन रहा है ना, उसको शो करना चाह रहे हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो ओ एक्स है ना, ये दो चीजों को ऐड करके हमें मिल जाएगा। ओ एक्स विल बी इक्वल टू, ओ से पहले हम कहाँ आते हैं? एफ पर, ओ एफ बन गया, और एफ से फिर हम कहाँ जाते हैं? एक्स पर, तो वह एफ एक्स बन गया। ओ एफ का मतलब हो गया क्यू, और एफ एक्स का मतलब 3/2P। तो अगर हम यहाँ एलसीएम कर लें 2 का, तो बनेगा 2Q प्लस 3P। इसका मतलब है 1/2 टाइम्स 3P प्लस 2Q। ये आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स है इन टर्म्स ऑफ P एंड Q। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि y इज अ पॉइंट ऑन BD, quadrilateral OXYF is a trapezium। तो आपके पास BD के ऊपर एक पॉइंट है y, BD के ऊपर एक पॉइंट है
फॉर एग्जाम्पल ये बन गया पॉइंट y। इस पॉइंट y को अगर आप f से मिलाएंगे और फिर x को y से मिलाएंगे तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, ये क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, ओके। उसके बाद अब कह रहे हैं कि एक्सप्रेस एक्स वाई एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ पी एंड और क्यू। अगर हम एक्स वाई पे वर्किंग करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें ओ वाई में से सब्ट्रैक्ट करना होगा ओ एक्स को। ओ एक्स हम पहले से पता है, अभी हमने इसको वर्कआउट किया था। इसका मतलब है अब हमें ओ वाई चाहिए होगा। अगर हम ओ एक्स को देखते हैं तो ओ एक्स जो था वो इक्वल था ओ जी प्लस जी एक्स के, ठीक है। ये जो ओ जी है ये एफ ई के इक्वल है और एफ ई का आंसर हमारे पास पी प्लस क्यू आया हुआ। तो पी प्लस क्यू प्लस जी एक्स जो था वो 0.5 या हाफ पी के इक्वल था, क्योंकि एफ से लेकर एक्स तक 3/2 था ना, तो एफ जी पूरा एक पी हो गया और उसमें 0.5 पी हमने और ऐड कर दिया। अब देखें ओ एक्स जो है ना आपके पास आ जाएगा 3/2 पी प्लस क्यू, और अगर आप यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो ये वही 3p प्लस 2q यानी 1/2 टाइम्स 3p प्लस 2q आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी को देखते हुए अब हम ओ वाई की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम ओ वाई की वर्किंग करते हैं ना, ओ वाई, तो इसमें ओ से हम स्टार्ट करेंगे, जी पे जाएंगे, जी से फर्दर आगे सी पर जाएंगे और सी से फिर हम एक पॉइंट वाई तक जाएंगे। तो देखें ओ वाई जो है ना, ओ से जी तक और जी से सी तक और फिर सी से वाई तक, ये तीन कंपोनेंट्स उसमें ऐड होंगे। ओ जी की वैल्यू आपके पास पी प्लस क्यू है, जी सी की भी वैल्यू बिल्कुल सेम होगी क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो दोनों बेसिस इक्वल होंगी और सेम डायरेक्शन में। अच्छा, अब सी वाई कितना होगा, देखें इस हॉरिजॉन्टल पॉइंट जी से एक्स ये कितना अबव था, ये अबव था 0.5 पी। इस हॉरिजॉन्टल पॉइंट सी से वाई कितना बिलो होगा, ये जो डायरेक्शन है ना क्यू की डायरेक्शन है, ओ से एफ की जो डायरेक्शन है क्यू की डायरेक्शन है, तो ये बिलो होगा 0.5 क्यू के। जितना वो हॉरिजॉन्टल से पी की डायरेक्शन में अबव है उतना ही हॉरिजॉन्टल पॉइंट से क्यू की डायरेक्शन में बिलो होगा, तो फिर ये वेक्टर्स है ना पैरेलल आ जाएंगे। अच्छा, इस 0.5 क्यू को हम यहाँ पर सी वाई की जगह लिख देते हैं, तो आपके पास 2p प्लस 2q प्लस 0.5 क्यू आ जाएगा और इनको ऐड करके 2p प्लस 2.5 यानी 5/2 क्यू आ जाएगा। ये आपको y की वैल्यू मिल गई। अच्छा, इसके बाद हमने जो एक्स वाई का आंसर फाइंड करना है ना, तो उसमें हमने जैसे पहले लिखा था कि हम पोजीशन वेक्टर ओ वाई में से ओ एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ओ वाई की जगह 4p प्लस 5q/2 एलसीएम करके बन गया और ओ एक्स की जगह ये एलसीएम करके बन गया। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर 1/2 टाइम्स p प्लस 3/2 टाइम्स q आ जाएगा। ये एक्स वाई का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, fx is equal to 3 minus 2x/5, gx is equal to x minus 7/4. Find f of minus 4. f of minus 4 का मतलब ये होगा कि हम fx में x की जगह पर -4 पुट कर देंगे, तो ये बनेगा 3 प्लस 8/5 विच इज इक्वल टू 11/5, और उसको अगर हम पॉइंट्स में लिखना चाहें तो 2.2 इसका आंसर आ जाएगा, या 11/5 भी इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एफ इनवर्स ऑफ एक्स में सबसे पहले हम एफ एक्स लिखते हैं 3 minus 2x/5। उसके बाद अगला काम हम ये करते हैं कि हम एफ एक्स की जगह y लिख देते हैं, तो फंक्शन y इज इक्वल टू 3 minus 2x/5 बनेगा। उसके बाद उससे नेक्स्ट हम ये करते हैं कि x और y की
प्लेसेस इंटरचेंज कर देते हैं। तो y की जगह x लिख दिया, x की जगह y लिख दिया। अब हमने ये करना है कि y को अपना सब्जेक्ट बनाना है। तो ये बनेगा 5x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। सो 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 5x। सो y इज इक्वल टू 3 माइनस 5x अपॉन 2। therefore y की जगह हम f इनवर्स ऑफ x भी लिख सकते हैं। फाइनल आंसर आपका आ गया 3 माइनस 5x अपॉन 2। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि GP इज इक्वल टू f ऑफ p प्लस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अच्छा, GP का मतलब ये होगा कि आपने gx में x की जगह पे p पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा p माइनस 7 अपॉन 4। और f p प्लस 1 का मतलब ये होगा कि आपने fx में x की जगह p प्लस 1 पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 2 टाइम्स p प्लस 1 अपॉन 5। अब हमें बस इसमें से सिंप्लीफाई करके p की वैल्यू चाहिए। 5 को यहाँ मूव किया और 4 को हम यहाँ मूव कर देते हैं, तो 3 माइनस 2p माइनस 2, तो ये बनेगा 5p माइनस 35। ये बन जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 2p। नेक्स्ट स्टेप में 5p माइनस 35 इज इक्वल टू 4 माइनस 8p। तो उसके बाद हम 5p प्लस 8p is equal to 4 plus 35. 13p is equal to 39. 39 divided by 13. So p is equal to 3. तो इसका मतलब है p is equal to 3। ये हमारा फाइनल आंसर है।